नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में आक्रामक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 65 प्रश्नों को। तो प्रश्नों पे हम आए और एक एक करके उसे सॉल्व करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज। तो एक ही जगह इस एग्जाम की समुचित तैयारी करने के लिए व्यवस्थित तरीके से और बिल्कुल शुरुआत से इस एग्जाम के सिलेबस को पढ़ने के लिए ये जो हमारा कोर्स है ये बेहद हेल्पफुल है। तो आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें आरओ 2021 लिख करके 9506742546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई कोर्स की। अब सीधे हम आ जाते हैं प्रश्नों पे। तो यहाँ आपको प्रश्न दिखेगा, इसके नीचे रेड कलर में आपको दिखेगा कि वो प्रश्न किस एग्जाम में किस वर्ष पूछा गया। ठीक है, तो मेरे साथ आप भी इन प्रश्नों को पढ़ते हुए और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। खुदीराम बोस के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो आईएएस 1999 में पूछा गया, फिर 2002 में, फिर 2011 बीपीएससी में, और बहुत सारे प्रश्न अभिनव भारत से पूछे गए हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है बी। बीडी सावरकर ने क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें स्वातंत्र वीर कहा जाता है, उन्होंने 1899 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला का ही नाम परिवर्तित कर दिया गया 1904 में और नया नाम रखा गया अभिनव भारत। तो कहने का मतलब यह है कि मित्र मेला जो 1999 में स्थापित हुआ था, वही 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया। और अभिनव भारत और मित्र मेला, इन दोनों के संस्थापक बीडी सावरकर रहे। अगला, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। सेम प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री 2015 में। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी बीडी सावरकर के द्वारा। और अभिनव भारत का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो मित्र मेला। अगला, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? अब मित्र मेला से प्रश्न आ गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने। तो निश्चित रूप से विनायक दामोदर सावरकर, बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही हैं? तो ये आरएसआरटीएस प्री री एग्जाम 2013 में पूछा गया था और एग्जामिनर बिल्कुल इस प्रश्न के माध्यम से ये चाहता है चेक करना कि आपने सावरकर को कितनी गहराई से पढ़ा है। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि बीडी सावरकर के बारे में इनमें से कौन सही है। चलिए देखते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो निश्चित रूप से उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तो निश्चित रूप से 1906 में उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी और इसी वर्ष वो इंग्लैंड में लंदन गए भारत से। अगला, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी।
और उस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि 1857 में जो घटना घटी थी वो असल में केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था जैसा कि अंग्रेज उसे कहते हैं, बल्कि 1857 में जो घटना घटी थी वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो आजादी से पूर्व दो भारतीयों ने 1857 की क्रांति पर लिखा। एक तो सर सैयद अहमद खान जो कि अंग्रेजों के वफादारी की नीति पर काम करते थे और उन्होंने भी वही साबित करने का प्रयास किया जो अंग्रेजों का मत था, लेकिन अंग्रेजी सरकार के मत के विपरीत बीडी सावरकर ने लिखा। और निश्चित रूप से बीडी सावरकर की यह किताब जो क्रांतिकारी भारत के थे उनके लिए गीता के समान हो गई थी और बहुत प्रतिबंध इस पे था। उसके बाद भी बहुत महंगे दामों पर जो है क्रांतिकारी इसे खरीद करके पढ़ते थे। अगला, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो निश्चित रूप से इंग्लैंड में इनको बंदी बनाया गया और जब इंग्लैंड से उन्हें भारत ले जाया जा रहा था तो वो फ्रांस के बंदरगाह पर माइसेलम ऐसे करके बंदरगाह था, वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। खिड़की से कूद करके वो समुद्र में चले गए और तैरते हुए वो तट पर पहुंच गए। तट पर पहुंच करके वो फ्रांस की मुख्य भूमि की तरफ उन्होंने दौड़ लगा दी। फ्रांस के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। पीछे से ब्रिटिश सैनिक भी पीछा करते हुए उनका आ रहे थे। कंफ्यूजन की स्थिति में फ्रेंच सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को बीडी सावरकर को सौंप दिया, लेकिन बाद में ये पूरा जो है मामला बड़ा खिंचा। दोनों सरकारें, फ्रांस की सरकार और ब्रिटेन की सरकार आपस में उलझी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक यह मामला गया कि भाई हमारे देश में कोई शरणार्थी अगर आ गया था तो आप उसे जबरन कैसे पकड़ सकते थे, बड़ा मामला। ठीक है, तो बीडी सावरकर के बारे में सही है 1, 2, 3 और 4, यानी चारों के चारों। तो ए इसका उत्तर है, 1, 2, 3 और 4। अगला, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किस वर्ष की, यह पूछा जा रहा है। तो डी इसका उत्तर है 1925 में। और आरएसएस का मुख्यालय कहां है? तो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और मोहन भागवत जी इस समय आरएसएस के प्रमुख हैं, जिसे आरएसएस में क्या कहा जाता है? सरसंघ चालक। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, रासबिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो देखिए, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो ये टॉपिक है, इसमें सबसे मुश्किल, सबसे कंफ्यूजिंग संगठन अनुशीलन समिति है। अब अनुशीलन समिति के बहुत सारे संस्थापकों के नाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो मोटे तौर पर अगर कहें तो 4 अनुशीलन समितियां दिखती हैं। 2 तो कलकत्ता में, एक मिदनापुर में, एक ढाका में, और सबके संस्थापक जो है अलग अलग। तो लेकिन मोटे तौर पर पी मित्रा यानी प्रमथ मित्रा, हालांकि कई लोग उसे प्रथम मित्रा भी कह देते हैं, लेकिन प्रमथ मित्रा नाम प्रथम मित्रा नहीं है। तो पी मित्र या पी मित्रा हम कह सकते हैं, ए इसका उत्तर। हालांकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इसीलिए बहुत संभाल करके एग्जामिनर इस टॉपिक से प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है, तो पी मित्रा इसका हमारा उत्तर है 7th का 8th। बारिंद घोष किससे संबद्ध थे? अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। तो बारिंद घोष जो कि अरविंद घोष के छोटे भाई थे, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। तो बारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों लोगों ने मिलकर के युगांतर पत्रिका
का प्रारंभ किया और जो कि बहुत क्रांतिकारी लेख लिखने का काम करती थी युगांतर पत्रिका। अगला, अनुशीलन समिति थी, तो अब अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। तो अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए ये इस तरह का ऑप्शन है कि जिसमें कि हम किसी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि एक दिन में नहीं मिल जाती है, वो लगातार काम करने पे मिलती है। लेकिन अब चूंकि यहां पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार से, तो ऐसे में हम कहेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के कारण उन्हें लोकमान्य विशेषण मिला। तो देखिए चापेकर बंधु जिन्होंने पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी, उन चापेकर बंधुओं ने जून 1897 ईस्वी में प्लेग कमिश्नर जो पूना का था मिस्टर रैंड, उसकी हत्या कर दी। और आरोप भारतीयों का यह था कि प्लेग का बहाना लेकर के ये ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के घरों में घुसते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, लोगों को प्लेग की आड़ में प्रताड़ित कर रहे हैं, और इसलिए चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। और इस हत्या की तुलना अपनी पत्रिका केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी उससे कर दी। तो उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उन्हें 18 माह की जेल की सजा दी गई। और कहा जाता है कि बंबई की सभी दुकानें, फैक्ट्री, मजदूर, ये सब लोगों ने जो है, मजदूर हड़ताल पर चले गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानों को बंद रखा गया। तो इस घटनाक्रम के बाद जो है एक क्षेत्रीय नेता से उभर करके एक राष्ट्रीय जननायक के रूप में बाल गंगाधर तिलक का उदय हुआ और उन्हें बड़े प्यार से और बड़े सम्मान से भारत की जनता ने लोकमान्य कह करके पुकारा। लोकमान्य यानी जो लोगों में मान्यता रखता हो और लोगों में प्रतिष्ठित हो। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था आईएसप्री 1995 में। देखिए सीधे सीधे आतंकवादी, आतंकवादी ये शब्द तो अंग्रेजों की तरफ से था, हमारे लिए ये क्या थे? क्रांतिकारी थे। ये किन लोगों की टोली थी? ये राष्ट्र नायकों की टोली थी जो राष्ट्र की आजादी के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन आतंकवादी, आप भी सोच रहे होंगे हमने क्या टाइटल लिखा है, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। असल में हम इस लेक्चर में हिंसक क्रांतिकारियों की ही बात करने जा रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए एक शब्द कर सकते हैं, हम आक्रामक क्रांतिकारी कह सकते हैं, आक्रामक क्रांतिकारी। लेकिन सीधे सीधे आतंकवादी शब्द का प्रयोग हो जाता है, आप लोग भी देखते होंगे किताबों में। ठीक है, खैर आईएसप्री 1995 में पूछा गया ये प्रश्न है। बंबई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण कार्य बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में 1908 में हुई। और पुलिन बिहारी दास ये भी अनुशीलन से जुड़े हुए हैं, इनके नेतृत्व में यह बर्रा डकैती संपन्न हुई पूर्वी बंगाल में। अगला, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। हालांकि किंग्स फोर्ट इस बम हमले में साफ बच गया और मिस्टर कैनेडी, जिनके बारे में यह था कि वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सहानुभूति रखते हैं, उनकी पत्नी और बच्ची इसमें मारी गई। तो 1908 में यह हुआ। अगला, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल। तो निश्चित रूप से सी इसका उत्तर है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से। अगला, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चितरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। तो यूपीपीसीएस मेंस 2012, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004। तो इसका उत्तर है ए, चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास ने बड़ी सावधानी से, बुद्धिमानी से अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत, जिनमें 17 को सजा हुई। तो अरविंद घोष और इनके भाई दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि CR दास ने बहुत प्रयास से इनको साफ जो है बचा लिया और इसके बाद से ही अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ये वही अरविंद घोष हैं जो भारत के लाल बाल पाल और घोष के चौकड़ी के घोष थे। अगला, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928, 1930। तो 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन जो है बुलाया गया और वहीं पर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने बंदी जीवन लिखा, वो इसके अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद आदि के नेतृत्व में इस संगठन की स्थापना हुई कानपुर में। तो बी हमारा उत्तर है 1924। ठीक है, आगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहां पर की गई थी? पहले प्रश्न में तारीख और दूसरे प्रश्न में स्थान। इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली। तो कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। हालांकि सैंडर्स की हत्या के बाद जो पर्चा बांटा गया था उसमें जो है आर्मी ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा। तो डी इसका उत्तर है, शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। हालांकि ये HSRA के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा या अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा? यूपीपीसीएस प्री 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। राजगुरु, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। तो इसका उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को जब दूध दिया गया तो इन्होंने कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। तो ये लिखा बिस्मिल ने। हालांकि ये राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं लिखा। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल भी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं
जिन्हें भारतीय क्रांतिकारियों ने जेलों में और फांसी के तख्ते पर गया, इसे लिखा बिस्मिल अजीमाबादी ने, जिनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद। तो बिस्मिल अजीमाबादी ने इसे लिखा, तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को तो कभी फांसी हुई नहीं, इनको काला पानी हुई, इनकी भी बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद तो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। तो रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह को तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में? उत्तर है 21 का बी, 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ। तो HRA ने अपने धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, धन नहीं था और बहुत सारे उद्देश्य थे HRA के, तो धन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन पर धावा बोला और उसमें जो सरकारी खजाना रखा था उसे लूट लिया गया। अब यह बहुत बड़ी घटना थी ब्रिटिश सरकार के लिए कि इस तरीके से उसके खजाने को क्रांतिकारियों का समूह लूट ले, तो सरकार ने इसे अपने लिए चैलेंज माना। हालांकि ये काकोरी में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, ये पूरा का पूरा HRA को दांव पर लगा दिया गया। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लिया ही गया। तो ये 21 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, 9 अगस्त 1925। अगला, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त। तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद कभी भी, एक बार बचपन में वो गिरफ्तार हुए थे, वो अलग मामला छोड़ दीजिए, तो चंद्रशेखर आजाद कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आजाद आजाद ही जिया है और आजाद आजाद ही मरेगा भी। तो ब्रिटिश सरकार की फैक्ट्री में कोई हथकड़ी नहीं बनी जो कि आजाद के हाथों में पहनाई जा सके, और ब्रिटिश सरकार ने ऐसी कोई जेल नहीं बनाई जिसमें चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करके रखा जा सके। तो आजाद आजाद ही पैदा हुआ है, आजाद आजाद ही मरेगा। और इस वचन को अपने आखिरी सांस तक निभाते हुए चंद्रशेखर आजाद अंततः अपने ही हाथों उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया, खुद को गोली मार लिया अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद इसी मुकदमे से नहीं, काकोरी कांड में भी और फिर जो है और लाहौर षड्यंत्र केस, किसी में भी वो नहीं फंसे। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है। अगला, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह। तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ध्यान से, कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला, ये तीनों के तीनों लोग काकोरी कांड से संबंधित हैं। सूर्य सेन, जिन्हें बड़े प्रेम से मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था और जिन्होंने IRA का गठन किया था, और इन्होंने एक छोटी सी सेना बना करके चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, तो ये इससे नहीं जुड़े हैं। बाकी तीनों के तीनों लोग जुड़े हुए हैं। तो 24 का हमारा उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? फिर से,
राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे, बल्कि भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो काकोरी कांड कितना महत्वपूर्ण है इसको आप जो है समझ रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। तो जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे, यानी ये क्रांतिकारियों के विरोध में अपना पक्ष रख रहे थे। ये सरकार के तरफ से और क्रांतिकारियों के विरुद्ध, ये कहने का मतलब। क्या नाम है? जगत नारायण मुल्ला। अगला, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये भी क्रांतिकारी जो है गाते थे। तो ये किसने कहा, ये पूछा गया। अशफाक उल्ला खान ने, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, वाजिद अली शाह ने। तो वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे, यानी जिनके शासन काल में अंग्रेजों ने अवध का अपहरण कर लिया और अवध का विलय ब्रिटिश राज में कर दिया, तो उस समय ये वाजिद अली शाह ही अवध के नवाब थे। और इन्हीं का ये शेर है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। क्रांतिकारियों के बीच ये भी काफी लोकप्रिय था शेर। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन की गई थी। तो भारत में जो दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने अपने सबसे गहरी छाप छोड़ी है, उसमें एक तो 1905 के रूस और जापान युद्ध में जापान की विजय, और दूसरा लेनिन के नेतृत्व में रूस में जारशाही साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाना और रूस में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना किया जाना। और फिर साम्यवादी सरकार की स्थापना के साथ ही रूस का जो विकास था वो सारी बातें बड़ा प्रभावित कर रही थी। तो भारत के अधिकतर क्रांतिकारी इस दौर में समाजवाद और साम्यवाद से प्रभावित रहे, और इसी का कारण था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी जो HRA था उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया। हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, यानी HSRA कर दिया गया। और यह पूछा जा रहा है कि उसका गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। तो C चंद्रशेखर आजाद द्वारा सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में एक क्रांतिकारियों का सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था यानी HRA था, उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद द्वारा। अगला, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। तो C उत्तर है हमारा इसका। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई 1919 में, 1927 में, 1916 में, 1928 में। तो सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। तो डी हमारा उत्तर है 1928। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। देखिए इस तरह का एक प्रश्न आप देख चुके हैं अभी।
तो कैसे थोड़ा बहुत परिवर्तन करके एक ही फैक्ट को दोबारा पूछा जाता है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, तो 1 और 4 भगत सिंह थे और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, और इन लोगों ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका, और बम फेंकने के बाद एक पर्चा बांटा जिस पर लिखा था बाहरी सरकार को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। तो ये सरकार भारतीयों की समस्याओं पर कान भी नहीं रखती है, सुनाई ही नहीं देता है इसे भारतीयों की समस्याएं, तो इसलिए ये बाहरी सरकार है, और बाहरी सरकार ऐसे नहीं सुनेगी। तो कैसे सुनेगी? तो ये बम के धमाके को सुनेगी। तो बम मार दिया गया। तो 1 और 4 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो 1 और 4 डी में है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे बी.आर. अम्बेडकर, तो ये तो रिलेवेंट ही नहीं है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, तो बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, ये रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है। तो भगत सिंह भी थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में। अगला, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? अब देखिए, एक ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा बहुत घुमाव से कितनी बार पूछा जा चुका है। रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। तो 33 का हमारा उत्तर है डी। अगला, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो तारीख, संस्थापक, अवस्थान, कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में, तो निश्चित रूप में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। HSRA की और HRA की कानपुर में हुई थी, तो बी हमारा उत्तर है। अगला, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचल करके, तो निश्चित रूप से ये तो फैक्ट से सभी अवगत है कि अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद को जब वो बैठ करके पार्क में अपने एक मित्र के साथ मंत्रणा कर रहे थे, तभी अंग्रेज वहां पहुंच गए, और जब एक गोली रह गई चंद्रशेखर आजाद के पास मुठभेड़ के बाद, तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। तो मुठभेड़ में गोलियों से इनकी मृत्यु हुई। अगला, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने, M.K. गांधी ने, भगत सिंह ने, S.C. बोस ने, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। तो 36 का सी है। हालांकि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था उसे प्रसिद्ध बनाया, लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने, और पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनकलाब जिंदाबाद ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चिढ़ाने के लिए और क्रांतिकारियों में उत्साह बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। लेकिन ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, ये हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें हसरत मोहानी का नाम नहीं होगा। अगर हसरत मोहानी का नाम नहीं है, अगर हसरत मोहानी का नाम है और भगत सिंह का नाम नहीं है, तो आप हमेशा हसरत मोहानी को टिक करेंगे। लेकिन आप इन जनरल देखेंगे कि ये प्रश्न जब पूछा जाएगा तो हसरत मोहानी का नाम वहां नहीं होगा, भगत सिंह का नाम होगा। तो भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया, लेकिन लिखा इसे हसरत मोहानी ने था। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? अब बताइए ये किस प्रकार का प्रश्न है? बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया। क्या इस फैक्ट से क्या चेक करना चाहता है एग्जामिनर?
21 साल 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल से थोड़ा ज्यादा। तो सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ी ज्यादा। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य यह है कि जब असेंबली में बम मारना था, यह तय हो गया था, तो उससे पहले भगत सिंह का फोटो खींचा गया। वो हैट वाली जो फोटो आप हर जगह इंटरनेट वगैरह पर चाहे कहीं पर भी देखते होंगे, तो वो हैट वाली जो फोटो है वो प्रॉपर इसी के लिए खिंचाई गई थी कि यही हैट वाली जो है टोपी पहने हुए सरदार भगत सिंह की फोटो अखबारों में जाए। तो बड़ा प्रयत्न करके उस फोटो को जो है, जो क्रांतिकारियों से संबंधित एक दो अखबार के लोग थे उनके यहाँ पहुंचाया गया और उनके माध्यम से सरकार तक भी पहुंचा। तो जो सरकार ने फोटो जारी किया भगत सिंह का, वो भी वही टोपी पहने था। मतलब ये था कि भारतीय नौजवानों को ये समझाया जाए कि देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग कैसे हैं, कितने लंबे गोरे चिट्ठे पढ़े लिखे लोग जो है देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और कितने कम उम्र के हैं, अभी तो 22 साल के भी नहीं हुए, और देखिए देश के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। इस टाइप का थोड़ा सा जो है भारतीय नौजवानों को जगाने के लिए। तो बी 21 साल से थोड़ी ज्यादा। अगला, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। तो कहा यह जाता है कि फांसी का जो डेट मुकर्रर था वो असल में 24 मार्च 1931 था, लेकिन अंग्रेजों ने दहशत में आकर इन्हें एक दिन पूर्व ही फांसी दे दी, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल प्रांगण के बाहर इकट्ठे हो गए थे। तो जेल के पिछले दरवाजे से सतलज नदी के किनारे हुसैनी वाला ग्राम, जो कि भारत पाक सीमा पर है, जो कि फिरोजपुर जिले में है, जहां पर कि शहीद भगत सिंह स्मारक बना हुआ है, वहां पर जो है इन लोगों का अंतिम क्रियाक्रम किया गया। बाद में लोगों ने पहचान लिया कि यहीं पर किया गया है। तो इन तीनों लोगों के पार्थिव शरीर को भी फांसी पर चढ़ाने के बाद परिवार वालों को नहीं दिया गया। तो 23 मार्च 1931-38 का हमारा उत्तर है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन्हें फांसी दी गई। अगला, भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? अगला प्रश्न यही है। फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरदासपुर में। तो फिरोजपुर में है। अगला, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा हुई। इन्हें सेलुलर जेल अंडमान में भेजा गया, जिसका चित्र जो है आपने देखा इस लेक्चर के पहले ही पेज पर। हमने सेलुलर जेल का ही चित्र लगाया था, क्योंकि एक प्रकार से भारत के जो प्रमुख राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जो आक्रामक क्रांतिकारी थे, उनकी वही पनाहगाह थी, और बड़ा जो है मुश्किल हालात होते थे सेलुलर जेल में, अंडमान में। तो बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई। ये इससे दुखी भी हुए। उन्होंने अपने मित्र भगत सिंह को चिट्ठी लिख करके कहा कि बताइए, अब आप लोग को तो फांसी की सजा होगी, मुझे काला पानी की सजा होगी, और ये सारी चीजें हैं। तो भगत सिंह ने चिट्ठी लिख करके रिप्लाई किया बटुकेश्वर दत्त को और कहा कि देखो बटुकेश्वर दत्त, हमें ये दिखाना है कि क्रांतिकारी देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ सकते हैं, यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्रांतिकारी रोज तिल तिल कर मरते हुए जी भी सकते हैं देश के लिए। तो क्रांतिकारी देश के लिए मर भी सकते हैं, और क्रांतिकारी लाख दुखों को सहते हुए देश के लिए जिंदा भी रह सकते हैं। तो आपको जिंदा रहना, हालांकि आजादी मिलने के बाद
बहुत तरह की प्रताड़ना बटुकेश्वर दत्त को झेलनी पड़ी। आपको ज्यादा रुचि होगी तो इंटरनेट पर पढ़िएगा। अगला, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। बी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। देखिए किस प्रकार के प्रश्न हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये तो दोनों अली बंधु थे, खिलाफत के बड़े नेता। अशफाकुल्ला खान, अजीजुद्दीन, तो निश्चित रूप से अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल के अनन्य मित्र, तो इन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम माना जाता है। अगला, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथियानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो कौन सा मुकदमा कब हुआ और उनका क्रम करना है। तो देखिए, लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा। तो लाहौर मुकदमा तो 2 हुआ, एक गदर आंदोलन के बाद 1916 में और एक सैंडर्स की हत्या के बाद 1930 में। तो 1 पहले अगर होगा तो बी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद काकोरी का मुकदमा हुआ 1925 में, उससे पहले कानपुर का मामला हुआ 1924 में और काकोरी 1925 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लाहौर पहले और फिर 4, उसके बाद 2 और फाइनली 3। तो सी हमारा इसका उत्तर है, ठीक है। यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण। अब हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, इनके बारे में आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है, इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे में इस तरह के प्रश्न देख करके तुरंत घबराना नहीं कि अरे ये हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अभी आप हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण पे ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये क्या है, तब तक निचला ऑप्शन है विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण। अब ये क्या है भैया, हम तो जानते ही नहीं। फिर लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। अब देखिए, ये इतने ऑप्शंस केवल आपको डराने के लिए दिए गए थे। एग्जामिनर केवल आपसे इतना जानना चाहता है कि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ था, यानी ट्रेन की लूट 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ये आपको याद है कि नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र केस काफी प्रसिद्ध है। और पूछा क्या गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको तो केवल एक छांटना है और एक आपको मिल गया। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ, 1924 में नहीं हुआ। आपका उत्तर आ गया डी। तो मैं हमेशा यह कहता हूं कि कोई ऐसा तथ्य जो बहुत कम प्रचलित हो उसको लेकर के आए एग्जामिनर और स्टूडेंट ये कहे कि बड़ा अच्छा पेपर बना था, बड़ा हार्ड। मैं ऐसे प्रश्नों को हार्ड नहीं मानता। ये प्रश्न बहुत हार्ड है, इस तरह के प्रश्न बनने चाहिए कि पूछी जाए बहुत आसान बात, लेकिन देख करके लगे पहले नजर में कि अरे ये क्या। अब तो ये प्रश्न गया मेरे हाथ से, स्टूडेंट यही समझ ले कि ये तो गया। पहला हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 कम था कि विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 आ गया, और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1930 सब जानता है, 1916 का कितने लोग जानते हैं। लेकिन एग्जामिनर को इन तीनों में कोई रुचि नहीं थी।
रुचि तो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण में थी जो 1925 में हुआ था। आसान प्रश्न था, लेकिन देख करके व्यक्ति घबरा जाएगा, अरे ये कैसा प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें भी सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। आइए, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े रास बिहारी बोस नहीं है। नासिक षड्यंत्र केस से विनायक दामोदर सावरकर जुड़े थे, तो नासिक षड्यंत्र केस से ये नहीं जुड़े हैं, डी। बाकी दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खान, फांसी हुई उनको। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जेल में बंद थे जतिन दास भी। जतिन दास भूख हड़ताल के 65वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जिन लोगों को बंदी बनाया गया था, उन्होंने कहा कि हम कोई अपराधी नहीं है, हमारे साथ राजनीतिक बंदियों का व्यवहार किया जाए, जेल में हमें अच्छी सुविधाएं दी जाए, राजनीतिक बंदी माना जाए। तो ऐसे में भूख हड़ताल पर वो लोग चले गए और उसी भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की 65वें दिन मृत्यु हो गई। तो लाहौर से इनका शव इनके पैतृक निवास कलकत्ता लाया गया और कलकत्ता में इनके अंतिम संस्कार में करीब 6 से 7 लाख लोग शामिल हुए। तो ये डी, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस नहीं है। यहां भी देखिए केस लिख गया है रास बिहारी बोस, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में बनाई और नेताजी बोस की मदद की। अगला, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, कानपुर षड्यंत्र कांड, मेरठ षड्यंत्र कांड और कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। तो 46 का उत्तर है डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के तहत मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कैद किया गया था। ये भारत के प्रमुख वामपंथी नेताओं की बात हो रही है। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जेएम सेन गुप्त। तो इसका उत्तर है बी, सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया और चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया। तो सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने IRA का गठन किया, यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद फिर जो है सेना से इन लोगों का मुठभेड़ हुआ। अगला, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? सुखदेव, अशफाक खां, खुदीराम बोस, हेमू कालड़ी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस। 18 वर्ष 8 माह की उम्र थी जब इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और हेमू कालड़ी 19 वर्ष 9 माह, यानी खुदीराम बोस के बाद सबसे कम आयु के क्रांतिकारी जिन्हें फांसी पे चढ़ाया गया, हेमू कालड़ी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 आपके सामने है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसको सबसे आसान से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभिनव भारत से बहुत प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो अभिनव भारत बीडी सावरकर, ये तो याद रहना ही चाहिए। तो ए यानी अभिनव भारत समाज बीडी सावरकर है। तो अब आइए ऑप्शंस को देखा जाए। तो ऑप्शंस हम देख रहे हैं, तो हमें ए और डी में ए का 4 दिख रहा है, बाकी बी और सी में तो 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब बी और सी इसका उत्तर नहीं होगा। तो हमने एक इंफॉर्मेशन की वजह से 4 को 2 में बदल दिया है। तो ऐसे एग्जाम में हमेशा 4 से भले 2। अब दूसरा हम प्रयास करते हैं, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी सी का 2 लाला हरदयाल,
तो सी का 2 हमें कहां दिखता है? सी का 2 हमें दिखता है सी में भी और डी में भी। तो हम जानते हैं कि सी उत्तर हो नहीं सकता, न बी उत्तर हो सकता है, केवल ए उत्तर हो सकता है और केवल डी उत्तर हो सकता है। तो हमें गदर पार्टी लाला हरदयाल यानी सी का 2 केवल और केवल कहां दिख रहा है? डी में दिख रहा है। और सी में, तो सी तो उत्तर हो नहीं सकता, डी हो सकता है, तो डी इसका हमारा उत्तर है। तो 49 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 संगठन और सूची 2 संस्थापक। अभिनव भारत मित्र मेला, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बी डी सावरकर, एस एन सान्याल और एस सेन। अब देखिए इस तरह के प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब 2 बार बी डी सावरकर का नाम है, मित्र मेला भी है, अभिनव भारत भी है, तो आप बी का भी 1 मान सकते हैं और बी का 2 भी मान सकते हैं। आप ए का 1 भी मान सकते हैं, ए का 2 भी मान सकते हैं और दोनों गलत नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हालांकि हम बी डी सावरकर की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम बात करेंगे डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी। यह भी काफी फेमस संगठन रहा। सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम इससे जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं। तो डी का 3, तो डी का 3 हम अगर देखते हैं तो हमें कहां दिखता है? ए में तो 4 दिखता है, बी में 4 दिखता है, सी में 1 दिखता है, डी का 3 हमें केवल और केवल डी में दिखता है। तो इस प्रकार से डी हमारा इसका उत्तर है। हालांकि हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी एक तरफ रखते हैं और फिर से इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने का प्रयास करते हैं। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी हम जानते हैं इसकी स्थापना सूर्यसेन यानी मास्टर दाने की थी। तो सी का 4 होना चाहिए। तो सी का 4 देखिए कहां है? तो सी का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल और केवल डी में दिख रहा है, न तो सी में दिख रहा है, न बी में दिख रहा है, न ए में दिख रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर आप इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्यसेन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सान्याल से परिचित होते तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। इन दोनों में से कोई एक से भी परिचित होते तो आप उत्तर दे लेते। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, चटगांव शस्त्रागार हमला, काकोरी षड्यंत्र कांड, लाहौर षड्यंत्र, गदर पार्टी। तो चटगांव शस्त्रागार हमला, सबसे बड़ा नाम सूर्यसेन। तो ए का 3, तो ए का 3 हमें कहां कहां दिख रहा है? ए का 3 हमें ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। बी और डी में हमें अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि बी हमारा उत्तर हो नहीं सकता, डी हमारा उत्तर हो नहीं सकता। केवल और केवल क्या हमारा उत्तर हो सकता है? वो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। दूसरे ऑप्शन की तरफ आए तो काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। तो बी का 4 हमें कहां दिख रहा है? बी का 4 हमें दिख रहा है ए में और बी का 4 हमें दिख रहा है सी में और डी में। तो अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, हमें थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा। तो गदर पार्टी यानी डी का 1 लाला हरदयाल। तो डी का 1 हमें कहां दिख रहा है? डी का 1 हमें 2 जगह दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। तो हम जानते हैं डी उत्तर हो नहीं सकता, तो सी हमारा उत्तर होगा। तो 51 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। जतिन दास किस आरोपों में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चटगांव शस्त्र लूट। तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के तहत बंदी बनाए गए थे और जेल में भूख हड़ताल के 65वें दिन इनकी मृत्यु हुई। अगला, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह थे भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास, एस.सी. बोस। तो निश्चित रूप से जतिन दास। अगला, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करिए, यानी उनके जीवन का अंत किस प्रकार से हुआ। तो सूची 1 है, सूची 2 है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया। तो जतिन दास से ही बात की शुरुआत करते हैं। जतिन दास
भूख हड़ताल, ए का 2, तो ए का 2 हमें कहां कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी डी उत्तर नहीं होगा, ए उत्तर नहीं होगा, बी सी में से कोई होगा। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध मामला है। बी का 3 हमें कहां दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, यानी इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम इस ऑप्शन को 4 से 2 में तो कन्वर्ट कर पाए, लेकिन हम उत्तर नहीं पाए। अगला भगत सिंह, तो फांसी हुई इन्हें। सी का 4, तो सी का 4 हमें कहां दिख रहा है, सी का 4 हमें केवल और केवल बी में दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, तो 20 का उत्तर है हमारा, 54 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल्पना दत्त और प्रीतलता वोड्रा, ये दोनों लोग सूर्यसेन की सहयोगी थी, तो इनको जो है कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ और प्रीतलता जो है वो ऑन द स्पॉट जो है मारी गई। ठीक है, तो इस दौरान माने भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे दौरान जो दूसरा चरण था उसमें बंगाल में बहुत बड़े मात्रा में युवतियों ने भाग लिया। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर यह सूची का प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, कुका आंदोलन। ठीक है, तो चटगांव आर्मरी रेड निश्चित रूप से कल्पना दत्त, ये भी सूर्यसेन के साथ थी, सहयोगी थी, उनकी शिष्या थी। तो ए का 1 हमें ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, सी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा निश्चित रूप से। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, बी का 3 हमें ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, सी डी में नहीं मिल रहा है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, अब कोई नाम नहीं है तो अरविंद घोष। तो सी का 4 हमें कहां मिल रहा है, सी का 4 हमें ए में मिल रहा है। और कुका आंदोलन, कोलन यहां लिख दिया गया लेकिन आंदोलन है, डी का 2 भी हमें कहां मिल रहा है, ए में। तो 55 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू। तो 20 का उत्तर है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक बचाव समिति का गठन किया गया था और मोतीलाल नेहरू ने इसके लिए निर्देशित किया था। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है हमारा। अगला फिर सूची का प्रश्न आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पंजाब नौजवान भारत सभा। तो पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह द्वारा की गई थी। तो डी का 4 हमें केवल एक जगह मिल रहा है और ये है डी, यानी 57 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। ऐसे अगर देखें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इस तरीके से मैच हो सकता है ये। अगला नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो कौन कौन से इन संगठनों में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, यानी क्रांतिकारी संगठन थे? अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। तो 1 और 2 इसका उत्तर है बी। ये इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। राजभक्ति की जो इनकी राजनीति थी उसके आधार पर किया गया था। सितारे हिंद के साथ मिलकर के इन्होंने इसका गठन किया था, कांग्रेस का इन्होंने विरोध किया था। तो 58 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन
अरविंद घोष ने किया। 59 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। निश्चित रूप से 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इनको सहयोग नहीं मिला। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। गलत लिखा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम था, के संस्थापकों में से एक थे। निश्चित रूप से ये भी, तो केवल एक सही है, केवल दो सही है। एक और दो दोनों सही है। इसमें एक और दो दोनों के दोनों सही हैं, तो हमारा जो है सी उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस अधिकारी चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया? सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ साहा ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस अधिकारी चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया, हालांकि सफलता नहीं मिली। 12 जनवरी 1924 को यह प्रयास किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। जैसा कि मैंने बताया, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण में बंगाल में बड़े पैमाने पर युवतियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। तो बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपनी उपाधि को ग्रहण करते हुए कुलाधिपति यानी जो है गवर्नर को सीधे गोली मारी। अगला, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, भगवती चरण बोहरा ने। तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, भगत सिंह द्वारा कही गई बात है। अगला, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो सी हमारा उत्तर है। अगला और अंतिम, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की? नहीं। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे? निश्चित रूप से थे। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? नहीं। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया? नहीं। सचिंद्रनाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे? नहीं। तो विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में केवल और केवल एक कथन सत्य है कि भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की पंजाब में। तो 66 का हमारा उत्तर है बी। तो इस प्रकार से भारत में आक्रामक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कुल 66 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।